द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इंडिया से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर ऋषि भारद्वाज। ऋषि, हम काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे ये एक प्रोग्राम जो इंडिया में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, सेसेशनिस्ट मूवमेंट है उस पर, लेकिन उसमें काफ़ी डिले आता रहा। तो हमारे यहाँ काफ़ी इस हवाले से रिपोर्टिंग होती है, ख़ासतौर पे उर्दू न्यूज़पेपर्स में। हमारे टीवी चैनल्स भी इस पर रिपोर्ट करते रहते हैं। हारून रशीद हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 2015 में दुनिया टीवी पर कहा था कि इंडिया की 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, यानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स आर रेजिंग इन 40 स्टेट्स। एजाज पताफी साहब ने 2021 में नवाए वक्त में लिखा कि भारत की 14 रियासतों में 21 बड़ी और 53 यानी 53 छोटी आज़ादी की तहरीकें तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि सबसे ज़्यादा अलहदगी की तहरीकें यानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट भारत में चल रही हैं। उनका ये दावा था कि 174 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सट्रीमिस्ट और मिलिटेंट का कंट्रोल है, और उनके बकौल इस बात का एतराफ़ डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कर चुके हैं। सो व्हाट डू यू से अबाउट ऑल दिस? पाकिस्तान में जो नैरेटिव है वो काफी लिमिटेड नैरेटिव रहता है एंड विच इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आपने जैसे कि कहा कि 40 तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की 40 रियासतों में इंडिया की, तो इंडिया में पहली बात 40 स्टेट्स है ही नहीं। तो ये दिखाता है कि कितनी सीरियसनेस है इन चीज़ों को लेके, चीज़ों को पता करने के बारे में लेके, लाइक कही सुनी बातें जो कि फैक्चुअल बेसिस जिनका कुछ भी नहीं है। अब आते हैं, अगर हम इंसर्जेंसीज की बात करें तो कौन कौन सी इंसर्जेंसीज इंडिया में रही हैं। सबसे जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रही है खालिस्तान की इंसर्जेंसी, जो कि पंजाब में रही है। तो पंजाब की इंसर्जेंसी हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पर कैसे ये स्टार्ट हुई और कैसे जर्नैल सिंह भिंडरावाले को प्रॉप अप किया गया। जो सिख और लाइक अमृतधारी सिख है निरंकारी में क्लैशेस हुए 1978 में, वहां से जो है वायलेंस की स्टार्टिंग हुई पंजाब में। फिर कैसे जो है पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया एंड ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड लाइक दिस दैट। तो इसका हमको और पीछे जाना पड़ेगा इसके बैकग्राउंड में कि लाइक अगर हम पंजाब की बात करें, इंडियन पंजाब जो कि अभी है, जो कि करीब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जिसकी आबादी करीब 3 करोड़ है। तो ये एक्चुअली सिख मेजोरिटी रीजन नहीं हुआ करता था, जो कि आज ये एक सिख मेजोरिटी रीजन है, जहां पे पॉपुलेशन अराउंड 57-58% सिख है। तो ये सिख मेजोरिटी रीजन नहीं हुआ करता था। मोस्ट ऑफ द सिटीज एक्चुअली दे वर मुस्लिम मेजोरिटी, और ये पूरे एरिया में मुस्लिम्स एक्चुअली वर द बिगेस्ट कम्युनिटी एंड दे वर लाइक अराउंड बिटवीन 35 to 40% ऑफ द पॉपुलेशन। मुस्लिम्स जो है वो 32-33% थे, और हिंदूज जो है वो 27-28% थे। सो लाइक आप कह सकते हैं कि ये ऋषि, सिख कितने परसेंट थे पंजाब में? सिक्स वर बिटवीन 30 to 35, 32-33%, 1941 सेंसस के अकॉर्डिंग। इसको जरा डबल चेक कर लें, क्योंकि मेरा ख्याल है तो 14% से ज्यादा नहीं थे पूरे पंजाब में। मैं सर इंडियन पंजाब जो अभी जिसको पंजाब कहते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, जहां पर सिख मेजोरिटी में है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। ओके। तो आप देख सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एंड सिख वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे इंडियन पंजाब में। अगर आप पाकिस्तानी पंजाब की बात करें, सो दैट वाज ओवरवेलमिंग मुस्लिम मेजॉरिटी, अराउंड 70-75% वहां मुस्लिम थे। और अगर आप हरियाणा की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो इट वाज ओवरवेलमिंगली हिंदू। हरियाणा शायद आई थिंक अराउंड 70% हिंदू था, और हिमाचल प्रदेश जो शिमला वाला एरिया है वो तो ओवरवेलमिंग हिंदू था, लाइक अराउंड 95%। तो आप कह सकते हैं कि एक्लेक्टिक प्रोविंस जिसको पंजाब को कहा जाता है, उसका सही मायने में एक्लेक्टिक रीजन इंडियन पंजाब था, अमृतसर वाला एरिया। तो यहां पर सिख मेजोरिटी में नहीं थे। अब हम आते हैं इंडिपेंडेंस पर। तो जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिलती है 1947 में, तो डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो प्रिंसली रूलर्स थे जो सिख प्रिंसली रूलर्स थे इंडियन पंजाब के,
तो उनकी एक लाइक कॉन्स्पिरेसी थी कि हमें अपने एरिया से मुसलमानों को भगा देना है, और एक बार हम मुसलमानों को यहाँ से एक्सपेल कर देंगे तो ये जो है एक सिख मेजोरिटी रीजन ऑलरेडी बन जाएगा। क्योंकि अगर मुस्लिम्स 47 में छोड़ के ना जाते पंजाब, तो आज भी जो है सिख मेजोरिटी में नहीं होते और मुस्लिम्स जो है वो सबसे बड़ी कम्युनिटी रहते इंडियन पंजाब में भी आज भी। तो डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने इस बात का और भी कई हिस्टोरियंस ने जिक्र किया है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी थी सिख रूलर्स की, जो किंग्स थे वहां के, कि हमें जो है यहाँ से मुस्लिम्स को एक्सपेल कर देना है, और जो पाकिस्तानी पंजाब में जो सिख हैं वो यहाँ पर आएंगे और ये एरिया जो है ये सिख मेजोरिटी हो जाएगा, और इसी की वजह से जो है सिख मेजोरिटी स्टेट हुआ इंडियन पंजाब। अदरवाइज वो सिख मेजोरिटी स्टेट नहीं था। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही लाइक जब इंडियन पंजाब एक्चुअली एट दैट टाइम वो 3 स्टेट्स थे, जो कि आज 3 स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो इनकी टेरिटरीज को मिलके वो बनता था पंजाब। बट यहाँ पर भी सिख मेजोरिटी में नहीं थे, यहाँ पर मेजोरिटी में थे हिंदूज। तो एक डिमांड उठी सिख लीडर्स की तरफ से कि जो पंजाब है उसको अलग स्टेट बनाया जाए, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने अपोज किया। बिकॉज जवाहरलाल ये ऐसे मांग उठाई गई थी लिंग्विस्टिक बेसिस पर जवाहरलाल नेहरू को पता था कि इसमें एक कम्युनल एंगल भी इन्वॉल्व है, और अगर हम पंजाब को एक अलग स्टेट, पंजाब और हरियाणा को अलग करते हैं तो पंजाब जो है वो एक सिख मेजोरिटी स्टेट हो जाएगा, एंड यू नो इट वुड बी लाइक अ रिलीजन ऑन पार्टीशन ऑन रिलीजियस लाइंस। तो नेहरू को ये एक्सेप्टेबल नहीं था एंड ही वाज अनकंफर्टेबल विद दिस आइडिया। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी जो है पंजाब को पंजाब हरियाणा को अलग नहीं किया। 64 में नेहरू की डेथ होती है। इसके बाद इंदिरा गांधी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर इन 1966। 1.5 साल के लिए लाल बहादुर शास्त्री रहते हैं। इंदिरा गांधी जब 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो वन ऑफ आवर फर्स्ट डिसीजंस ये होता है कि हम पंजाब हरियाणा को अलग करें। कुछ लोग कहते हैं कि ड्यू टू द फैक्ट कि 65 की लड़ाई में सिख सोल्जर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसीलिए जो है इंदिरा गांधी ने पंजाब हरियाणा को अलग किया और पंजाब को एक अलग स्टेट बनाया। अब जो भी उनके माइंड में रहा हो, तो यहाँ पर पंजाब हरियाणा अलग होते हैं और पंजाब सिख मेजोरिटी स्टेट बन जाता है। अब एक पॉलिटिशियन थे एक्चुअली, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन, जो कि एमएलए भी थे पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के। उनका नाम था जगजीत सिंह चौहान, अकाली दल के। So till 1969 he was a mainstream politician। और फिर 1969 में होता है क्या कि वो जो है अचानक से पंजाब छोड़ के इंडिया छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वो अपीयर करते हैं यूरोप में, अमेरिका में। एंड 1971 में न्यूयॉर्क टाइम्स में वो अचानक से ये फ्री खालिस्तान का एडवर्टीजमेंट छाप देते हैं, एंड विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। और फिर वहां से उनकी मुलाकात जो है पाकिस्तानी से और फिर जुल्फिकार अली भुट्टो से होती है। आई थिंक इट वाज 1972 और 73, और जिसमें जो है लाइक पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि हम जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप खालिस्तान की मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ से जो है खालिस्तान की मूवमेंट आगे बढ़ती है। फिर 77 में जर्नैल सिंह भिंडरावाला ही बिकम्स द लीडर ऑफ दमदमी टकसाल। दमदमी टकसाल क्या है? दमदमी टकसाल एक सिख सेमिनरी है पंजाब में, अमृतसर में, जहां पर सिख रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की टीचिंग दी जाती है, और वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिख सेमिनरीज है। वहां पर 1977 में ही बिकम्स द हेड ऑफ दमदमी टकसाल। उसके बाद फिर 1978 में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि सिख निरंकारी और या अमृतधारी एंड निरंकारी क्लैशेस होते हैं, कि निरंकारी एक सेक्ट है जो कि लिविंग गुरुज को मानती है, और लाइक जो मेन स्ट्रीम सिख थॉट है उसमें गुरु गोविंद सिंह इज द फाइनल ह्यूमन गुरु, और उसके बाद 11th एंड द इटर्नल गुरु इज द बुक गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब के बाद कोई भी जो है इंसान गुरु होने का दावा नहीं कर सकता है। बट चूंकि निरंकारी ह्यूमन, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब को तो मानते ही हैं, प्लस उनके अपने लिविंग ह्यूमन गुरुज भी होते हैं, तो इनको जो है मतलब ऑर्थोडॉक्स सिख्स जो है या अमृतधारी सिख्स, इनको वो हीदन मानते थे या मतलब अनबिलीवर मानते थे, या आप जो भी उर्दू का टर्म यूज करना चाहें, आप लोग इससे बड़े अच्छे से वाकिफ हैं इन टर्म्स से।
तो वो मानते थे कि ये सिखिज्म, ये लोग सिख नहीं है, या ये सिख रिलीजन के फोल्ड के बाहर है, दे आर आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ सिख रिलीजन। तो और ऋषि, आप जानते हैं कि पिंडी में एक बड़ा मशहूर बाजार है, निरंकारी बाजार। जी जी, तो इसकी निरंकारी मिशन की स्टार्टिंग जो है वो लाइक केपीके एंड पाकिस्तानी पंजाब से ही हुई थी। तो फिर जो है 78 में बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1978, तो अमृतसर में जो है भिंडरावाले के लोग और निरंकारियों के जो गुरु थे बाबा गुरबचन सिंह, इनमें जो है उनका एक कन्वेंशन रहता है निरंकारियों का। तो इसमें जो है मतलब भिंडरावाले के लोग जाते हैं और निरंकारीज में और भिंडरावाले के लोगों में जो है वहां पर क्लैशेस होती हैं, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। तो यहां से जो है फिर वायलेंस की स्टार्टिंग होती है पंजाब में, तो जिसमें फिर चुन चुन के भिंडरावाले के लोग मारते हैं निरंकारी मिशन के जो ऑफिसर्स थे उनको, और उनके जो मतलब कई प्रोमिनेंट फॉलोअर्स थे उनको मारा जाता है। तो यहाँ से वायलेंस की स्टार्टिंग होती है। और एक मीडिया ग्रुप था, हिंद समाचार मीडिया ग्रुप, जिसके लाइक चेयरमैन थे लाला जगत नारायण। सो वो एक प्रोमिनेंट हिंदू लीडर थे पंजाब के, और वो लाइक खालिस्तान मूवमेंट एंड सिख कम्युनलिज्म, भिंडरावाले की आइडियोलॉजी, इसके पूरी तरह से खिलाफ थे। और वो काफी जो है लाइक आर्टिकल्स लिखते थे अगेंस्ट सिख कम्युनलिज्म और भिंडरावाले की जो आइडियोलॉजी थी उसके अगेंस्ट। तो एंड ही वाज आल्सो लाइक वन ऑफ द आई विटनेस इन दैट क्लैश, जो निरंकारी और उनमें हुआ था भिंडरावाले के सपोर्टर्स में। तो उसमें वो एक विटनेस थे, और उनका भी कत्ल हो जाता है 1981 में। और वो लोग इसमें मतलब इम्प्लीकेट होते हैं जो कि भिंडरावाले के काफी करीबी होते हैं। तो भिंडरावाले को इसी के जो है मतलब जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है, लाला जगत नारायण के मर्डर के जुर्म में। बट इससे जो है पूरे पंजाब में फिर वायलेंस फैल जाती है, और ज्ञानी जैल सिंह ऑल ऑफ अ सडन वो कहते हैं कि हम भिंडरावाले को रिलीज कर रहे हैं, और भिंडरावाले का इसमें हाथ जो है, कोई एविडेंस नहीं मिला है भिंडरावाले के अगेंस्ट। तो भिंडरावाले को रिलीज कर दिया जाता है, और इससे भिंडरावाले की पॉपुलैरिटी काफी पंजाब में बढ़ जाती है, और कि लाइक कि उसने जो है चैलेंज किया इंडियन स्टेट को। और फिर इसके बाद जो है वायलेंस बढ़ती जाती है। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आप लोगों को पता ही है, दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। एंड अच्छा ऋषि, ये भी कहा जाता है कि मिसेस इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को यूज किया जी बाकी सिख पॉलिटिशियंस के खिलाफ। जी, तो इसमें आई एम ग्लैड कि आपने ये पॉइंट उठाया। तो 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन अकाली दल ये लाता है कि बिकॉज 1972 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है पंजाब में, अकाली दल की हार होती है, एंड ज्ञानी जैल सिंह बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। तो 73 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन लाता है अकाली दल, और जिसकी कुछ डिमांड्स ऐसी रहती हैं जैसे जो किसी भी सेक्युलर स्टेट में एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। मसलन कि सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में सिखिज्म की स्टडी वो कंपलसरी होगी, स्टेट जो है वो सिखिज्म को प्रोपगेट करेगा और एथियज्म के अगेंस्ट लड़ाई लड़ेगा। तो इस तरह की चीजें किसी भी सेक्युलर स्टेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मतलब अगर ये चीज एक्सेप्ट हो जाती तो इट वुड हैव मेड सिख लाइक पंजाब वर्चुअली अ सिख स्टेट विद इन इंडिया। तो वो इंदिरा गांधी को या किसी भी इंडियन मेन स्ट्रीम पार्टी को, इवन बीजेपी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। तो इसमें कुछ डिमांड्स तो मतलब वो लाइक नॉर्मल डिमांड थी कि स्टेट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए और इस तरह की चीजें, बट कुछ डिमांड्स ऐसी थी जो कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट जाती थी। तो इसीलिए लाइक इंदिरा गांधी वाज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, बट जो है वो पूरा का पूरा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन वो नहीं माना जाता। और इसमें जो है मिलिटेंट्स और इवन अकाली दल के कुछ लीडर्स वो लाइक जानते थे कि इवन भिंडरावाले को भी पता था कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और यही एक हम इसी को रीजन बना के अपनी इंसर्जेंसी को आगे बढ़ाएंगे और जो है पंजाब को इंडिया से अलग कर देंगे। तो इंदिरा गांधी इंडक्ट करती है भिंडरावाले को
क्योंकि टू काउंटर अकाली दल एंड आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, कि उनको लगता है कि ये एक सिख प्रैक्टिसिंग लाइक यंग प्रैक्टिसिंग सिख प्रीचर है जो कि हमारे बहुत काम आएगा। बट वैसा ही होता है कि भिंडरावाले बिकम्स टू बिग एंड ही हैज, तो भिंडरावाले आउटग्रू हिज शूज, और फिर भिंडरावाले अकाली दल और बाकी जो सिख एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनसे हाथ मिला लेते हैं, और फिर जो है फिर इंसर्जेंसी जो स्टार्ट होती है फ्रॉम 92 82 ऑनवर्ड्स, लाइक धर्म युद्ध मोर्चा लॉन्च होता है, फिर 83 में वायलेंस बढ़ना स्टार्ट होती है, 84 में जो है पीक पे पहुंच जाती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, और उसके बाद फिर हमें पता है कि जो है द रेस्ट इज हिस्ट्री, की कैसे फिर लाइक इंडियन गवर्नमेंट जो है वो केपीएस गिल को अपॉइंट करती है पंजाब का पुलिस चीफ, और केपीएस गिल वहां पर जाके इंसर्जेंसी को 2 साल में 92 एंड 93 में सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें जगजीत सिंह चौहान का जो है नाम बड़ा अहम है। उन्होंने सुना है कि करेंसी भी बना ली थी, खालिस्तान का पासपोर्ट भी बना लिया था। वो क्या कहानी है और वो कब फिर इस आइडिया को छोड़ के इंडिया आए? फिर गंगा सिंह ढिल्लू का भी एक स्टोरी आपने मुझे सुनाई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग, खुशवंत सिंह वाली, वो ब्रीफली बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। जो देखिए, जो 3 मेन लीडर्स रहते हैं खालिस्तान मूवमेंट के, वो रहते हैं जगजीत सिंह चौहान, गंगा सिंह ढिल्लन एंड दीदार सिंह बेंस। तो गंगा सिंह ढिल्लन वो न्यू जर्सी के एक बहुत ही अमीर लाइक सिख बिजनेसमैन थे, तो और उन्होंने जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए खालिस्तान के लिए। तो खुशवंत सिंह के साथ उनका एक डिनर होता है। गंगा सिंह ढिल्लन वो चाहते थे कि खुशवंत सिंह को खालिस्तान के मुद्दे पर कन्विंस कर लिया जाए। तो जब सब डिस्कशन हो जाता है तो लास्ट में फिर खुशवंत सिंह यही कहते हैं गंगा सिंह ढिल्लन से कि आपका नाम गंगा है, गंगा हिंदुओं की सबसे जो है होलीएस्ट रिवर है, तो आप अपना नाम गंगा रखते हुए कैसे जो है खालिस्तान की बात कर सकते हैं? आप ऐसा करिए कि आप सुबह सुबह आपके घर के पास जो नदी बहती है पोटोमक नदी, उसमें सुबह सुबह नहाइए और अपना नाम पोटामिक सिंह ढिल्लन रख लीजिए, फिर आप खालिस्तान के बारे में बात कर सकते हैं। फिर बाद में जो है गंगा सिंह एंड एक्चुअली गंगा सिंह ढिल्लन वो पहले शख्स थे जिन्होंने कहा था 1981 में कि सिख जो है वो एक अलग कौम है। तो ही वॉज वन ऑफ द, और काफी बार पाकिस्तान का टूर भी किया गंगा सिंह ढिल्लन ने, एंड ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग लीडर्स ऑफ खालिस्तान मूवमेंट। बट फिर उनको भी रियलाइज होता है कि खालिस्तान नहीं बनने वाला है, और फिर वो जो है अप्लाई करते हैं, एंड ही वाज एन अमेरिकन सिटीजन, तो ऑफ कोर्स ही वाज ब्लैक लिस्टेड और इंडियन वीजा के लिए। बट फिर वो इंडियन गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि लाइक मैं तो कभी शामिल था ही नहीं खालिस्तान मूवमेंट में, और मुझे आने दिया जाए जो है, और मैंने कभी भी कोई सेपरेटिस्ट एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया। मैं तो पाकिस्तान इसलिए जाता था कि ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब का जो है एक्सेस वो सिखों को मिल सके, और मेरा खालिस्तान मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे इंडिया का वीजा दिया जाए। आई वांट टू विजिट माय फैमिली एंड माय विलेज। तो फिर जो है इंडियन गवर्नमेंट भी ओवरलुक करती है उनकी पास्ट एक्टिविटीज को, और उन्हें फिर इंडिया आने को मिलता है। ऐसा ही गंगा सिंह लाइक दीदार सिंह बेंस का है कि वो भी जो है एक लीडिंग खालिस्तानी लीडर थे, और काफी पैसे उन्होंने भी फाइनेंस किए, एंड ही इज आल्सो कॉल्ड द पीच किंग बिकॉज वो पीच एक फल होता है, फ्रूट होता है, उसके फार्मर थे। सो उनको पीच किंग भी कहा जाता था ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, बट लाइक वो भी टाइम के साथ रियलाइज करते हैं कि खालिस्तान नहीं बनने वाला है, और फिर वो भी कोशिश करते हैं कि उन्हें इंडियन वीजा दिया जाए और इंडिया आने दिया जाए, और वो भी इंडिया आते हैं। फिर इंडिया गवर्नमेंट उन्हें भी जो है माफ करती है। तो गंगा लाइक ढिल्लन के जैसे ही जगजीत सिंह चौहान भी रियलाइज करते हैं कि खालिस्तान नहीं बनने वाला है, और फिर वो इंडियन गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उन्हें इंडिया आने दिया जाए, और इंडियन गवर्नमेंट भी उनकी पुरानी एक्टिविटीज को ओवरलुक करते हुए उनको इंडिया आना अलाउ करती है। 2001 में फाइनली वो इंडिया आते हैं, और उसके बाद ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट खालिस्तान एट ऑल, एंड ही डाइज पीसफुली इन हिज विलेज इन पंजाब in 2007. So that was the end of Ganga Singh Dhillan, Didar Singh Bains and Jagjit Singh Chauhan. उन सभी ने यह रियलाइज किया कि खालिस्तान नहीं बनने वाला है। जी अच्छा, बाकी जो मूवमेंट्स हैं
उनके बारे में बताइएगा। मसलन मैंने कहीं पढ़ा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा था नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में कि इट इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और ये 2010 की बात है। जी, एक्चुअली तो यहाँ पर अब हम माओइस्ट मूवमेंट पर आते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि माओइस्ट मूवमेंट क्या एक्चुअली रिप्रेजेंट, मतलब जो माओइस्ट मूवमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता था। तो वो रिप्रेजेंट करता था कि मतलब इंडिया के ट्राइबल्स को, और वो फेल क्यों हुआ फिर। तो वो रिप्रेजेंट करता था इंडिया के ट्राइबल्स को, और जो मतलब जो लाइक आदिवासी जिन्हें कहा जाता है, तो वो ये कहते थे कि मतलब इनका जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बिग कॉरपोरेशंस के द्वारा, और हमें जो है इन्हें इंसाफ दिलाना है, बिकॉज देयर ट्राइबल्स का जो कल्चर है, उनके जो ट्रेडिशंस हैं, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी। बट आखिर फेल क्यों हुआ माओइस्ट मूवमेंट फेल इसीलिए हुआ बिकॉज एक्चुअली ये एक आयरनी है कि मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ माओइस्ट मूवमेंट्स दे वर नॉट ट्राइबल्स। वो जो है ब्राह्मण लीडर्स थे मोस्ट ऑफ देम, और अदर हिंदू अपर कास्ट लीडर्स, और उन्होंने अपने प्यूरिटेनिकल नॉर्म्स जो है वो ट्राइबल्स पर अप्लाई किए। मसलन एक बड़ा इशू है लाइक अल्कोहल का, कि ट्राइबल सोसाइटी जो है उसमें अल्कोहल काफी जो है कॉमन है, एंड इवन उनकी जो रिचुअल्स है और जिस तरह से वो अपनी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, उसमें भी वो राइस, बियर और इन सब चीजों का यूज करते हैं। बट इन लीडर्स ने जो है एक स्ट्रिक्ट जो है लाइक प्यूरिटेनिकल हिंदू फिलोसॉफी उन पर लागू की, और हिंदू जो है वे ऑफ लाइफ उन पर लागू की, कि इन्होंने अल्कोहल को बैन करना चाहा। अच्छा, वो सोसाइटीज काफी जो है लाइक मैट्रिलिनियल हो सकती हैं, आप कह सकते हैं वो सोसाइटीज, बट इन्होंने पेट्रियार्कियल सोसाइटी जो है उन पर थोपने की कोशिश की। तो इन्होंने अपने अपर कास्ट नॉर्म्स उन पर थोपने की कोशिश की है। तो ये एक रीजन रहा माओइस्ट मूवमेंट के फेल होने का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि माओइस्ट मूवमेंट, जो माओइस्ट वायलेंस थी, उसके सबसे ज्यादा शिकार एक्चुअली वो ट्राइबल्स ही थे। तो जिन लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, सबसे ज्यादा लोग उन्होंने, मतलब सबसे ज्यादा वही लोग शिकार रहे उस वायलेंस के। जैसे कि कश्मीर में सबसे ज्यादा जो मारे गए वो कौन थे? मुसलमान। खुद कश्मीरी ही सबसे ज्यादा मारे गए कश्मीरी इंसर्जेंसी में। पंजाब में खालिस्तानी टेररिस्ट ने सबसे ज्यादा किसको मारा? वो थे सिख। तो सबसे ज्यादा वही लोग मारे जाते हैं जिनके लिए सो कॉल्ड इंसर्जेंसी की जाती है। तो माओइस्ट लीडर्स जो थे, उन्होंने अपना एक प्यूरिटेनिकल वर्जन उन पर इंप्लीमेंट करना चाहा। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट और जो है मार्क्सिस्ट एंड माओइस्ट आइडियोलॉजी उन पर थोपना चाहिए। तो इसीलिए जो है पीपल गॉट डिसइल्यूजन्ड बाय देयर ब्रूटैलिटी, और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी, अपनी प्यूरिटेनिकल व्यूज और अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ट्राइबल्स पर थोपने की कोशिश की। सो ट्राइबल्स दे गॉट डिसइल्यूजन, और माओइस्ट मूवमेंट आज कंप्लीटली फेल हो चुकी है। ऋषि, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि वो ट्राइबल्स के कल्चर को बचाना चाह रहे थे, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये जो लेफ्टिस्ट लीडर थे, कम्युनिस्ट लीडर्स थे, वो खुद अपना जो है वर्ल्ड व्यू या अपना कल्चर उनके ऊपर इम्पोज कर रहे थे। ये तो बड़ी जी कंट्रडिक्शन है। जी, ये एक बहुत बड़ी कंट्रडिक्शन है, और इसी वजह से जो है माओइस्ट मूवमेंट फेल हुई, और उनको ट्राइबल्स का फिर जो है लाइक सपोर्ट नहीं मिला। और आपने जो बात की 150 डिस्ट्रिक्ट्स में या 200 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो आज माओइस्ट इंसर्जेंसी नॉट इवन 10 डिस्ट्रिक्ट्स, तो 10 जिलों से भी कम में लिमिटेड होके रह गई है। सो इट इज ऑल बट ओवर। तो कह सकते हैं कि माओइस्ट इंसर्जेंसी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अच्छा, नागालैंड का भी बड़ा जिक्र आता है, और फिर तमिलनाडु में भी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी। इनका भी ब्रीफली जिक्र कीजिएगा। जी, तमिलनाडु की में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी वो काफी इंटरेस्टिंग है, और पाकिस्तानी को इस बारे में सोचना चाहिए बड़े गौर से कि जो द्रविडियन मूवमेंट जिसको कहा जाता है तमिलनाडु में, जो कि साउथ इंडिया के लीडर्स, स्पेशली तमिलनाडु तमिल लीडर्स जो थे, लाइक मसलन पेरियार, अन्नादुरई, ये लोग इस मूवमेंट के लीडर्स थे। तो लाइक क्या होता है कि टिल 1962 जो है लाइक अन्नादुरई, जो कि डीएमके के लीडर थे, वो कमिटेड थे
सेपरेट द्रविड़ नाडु के लिए, सेपरेट द्रविड़ कंट्री के लिए, या जिसको तमिल कंट्री कह सकते हैं। 62 में इंडिया चाइना वॉर होता है, तो इससे जो है पूरे देश में सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, इन सब चीजों पर बात स्टार्ट हो जाती है। तो उनकी पार्टी में भी इस पर काफी डिस्कशन होता है। 1963 में उनकी मीटिंग होती है जनरल काउंसिल की, तो उसमें इस इशू को डिस्कस किया जाता है फ्रैंकली एंड ओपनली कि आखिर जो है हमें अब आगे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन। तो उसमें 1 महीने तक वो मीटिंग चलती है, और उसमें फिर जो है अन्नादुरई ये आइडिया पुट फॉरवर्ड करते हैं कि अगर मान लीजिए तमिलनाडु इंडिया से अलग हो जाता है, तो वो, या मतलब तमिल एरिया इंडिया से अलग हो जाते हैं, तो वो एक बहुत ही छोटी कंट्री रहेगी। इकोनॉमिकली वो बहुत छोटी रहेगी, बहुत वीक रहेगी, मिलिटरीली वो बहुत वीक रहेगी। तो जो है लाइक वर्ल्ड स्टेज पे उस कंट्री का जो, जिसको कहते हैं कि पावर इंडेक्स, वो बहुत कम रहेगा, और इकोनॉमिक इश्यूज भी लोगों को बहुत ज्यादा फेस करने पड़ेंगे। पीपल विल सफर, क्योंकि जो अभी जो सामान आता है दूसरे स्टेट्स से, अगर सेपरेट कंट्री हो जाती है तो उसके लिए फिर कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, और बहुत ज्यादा जो है उससे इकोनॉमिक इश्यूज लोगों को होंगे। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए बेटर ये है कि हम एक यूनाइटेड इंडिया का पार्ट रहें, तो उससे जो है हम लाइक काफी हमें फायदे भी होंगे इकोनॉमिकली, और we can share the sovereignty of a like united and big India. A united India is much better than a separate Tamil nation. तो फिर वो इस कंक्लूजन पर आते हैं, एंड इन 1963 डीएमके वो ड्रॉप कर देती है द्रविड़ नाडु की डिमांड, और उसके बाद से आप देख सकते हैं 1967 में इलेक्शंस होते हैं तमिलनाडु में, जहां पर डीएमके की गवर्नमेंट बनती है एंड अन्नादुरई वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और 67 से लेके आज तक डीएमके या उसी की स्प्लिंटर पार्टी एआईएडीएमके तमिलनाडु को रूल कर रही है। तो ये होती है लीडरशिप। मतलब आप देखिए कि कितना विजन है कि एक ऐसा लीडर जो कि सालों से किसी इशू को लेकर लड़ रहा है फॉर अ सेपरेट तमिल कंट्री, और फिर वो सोचता है कि नहीं ये सही नहीं है, एंड ही देन गिव्स अप द डिमांड। मतलब कि जो लोगों के भले के लिए है एक लीडर को, वही करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये होती है लीडरशिप, एंड ये होता है विजन। अच्छा ऋषि, अभी कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, मसलन नागालैंड पे बात करने की जरूरत है, मिजोरम पे है, हम किसी वक्त फिर इस पे डिस्कशन करेंगे। जी, वी कैन डिस्कस इट इन द सेकंड पार्ट। चलो, थैंक यू। थैंक यू।